Hello everybody, welcome to exam mode. I am Shubham Verma and I am here with पंचतंत्र सीरीज। इस सीरीज में हम डेली यूपीएससी के 5 ऑसम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वीडियोस आपके सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। सो कैन यू क्रैक देम, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है हमारा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड, थर्ड क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, फोर्थ क्वेश्चन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड और फिफ्थ क्वेश्चन आपका रहेगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली डिमार्केट्स पावर अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। सेकेंड है द एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज सर्टेन जुडिशियल फंक्शंस। थर्ड है द लेजिस्लेचर कैन एक्सरसाइज जुडिशियल पावर्स इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। फोर्थ है आपका द जुडिशरी हैज़ नो रोल इन लॉ मेकिंग अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसकी जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ये आपकी स्टेटमेंट है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर गिवन है आपको कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली डिमार्केट्स पावर अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। आपको याद रखना है कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और थर्ड आपकी जुडिशरी है, इसमें कोई स्ट्रिक्ट डिमार्केशन नहीं है। ठीक है, स्ट्रिक्ट डिमार्केशन पावर का इनका कोई नहीं है, बल्कि इनकी जो पावर है वो ओवरलैप करती हैं। कैसे करती हैं? ओवरलैप करती हैं। ये दिमाग में रखना है, कोई स्ट्रिक्ट डिमार्केशन नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत होती है, तो यहाँ से आप स्टेटमेंट ये दोनों आपकी एलिमिनेट हो जाती हैं। ठीक है, बचते हैं सिर्फ 2 ऑप्शन, इसमें भी 2 और 3 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों सही हैं। अब सिर्फ फोर्थ पे आपको काम करना है, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, पहले फोर्थ देखते हैं। फोर्थ दिया गया है द जुडिशरी हैज़ नो रोल इन लॉ मेकिंग अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब ये स्टेटमेंट बहुत वेग है, इसने साफ साफ बोल दिया कि जुडिशरी का कोई रोल नहीं होता है आपके लॉ मेकिंग में। ये गलत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जुडिशियल रिव्यू एक पावर होती है। जुडिशियल रिव्यू एक पावर होती है आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, जिससे वो पार्लियामेंट को बनाए गए कानूनों के ऊपर निरीक्षण कर सकते हैं और उसमें जो भी अगर गलती है तो उसको पार्लियामेंट को आदेश दे सकते हैं कि हाँ जी आप इसमें बदलाव कीजिए। ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। मतलब कि लॉ मेकिंग में आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या फिर जुडिशरी का रोल होता है। इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो ये वाला डी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाता है और बचता है सिर्फ ए ऑप्शन, जो आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन बचे हुए दोनों ऑप्शन को हम देख लेते हैं एक बार। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी कहती है द एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज सर्टेन जुडिशियल फंक्शन। तो हाँ जी, आपकी जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल नंबर 72 के तहत आपकी पार्डनिंग पावर है। ठीक है, ये जो पार्डनिंग पावर है आपकी, ये जुडिशियल फंक्शन कहलाते हैं आपकी एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था इसका, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थर्ड आपको दिया गया है द लेजिस्लेचर कैन एक्सरसाइज जुडिशियल पावर इन केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। एक आपका होता है कंटेम्प्ट। पार्लियामेंट का अगर कोई कंटेम्प्ट कर रहा है तो उसको पार्लियामेंट अगर चाहे तो उसको सजा दे सकती है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, पनिश फॉर कंटेम्प्ट कौन सी पावर होती है? पनिश फॉर कंटेम्प्ट। पनिश और कंटेम्प्ट की पावर किसके पास होती है? तो वो होती है आपकी पार्लियामेंट के पास। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे सही हो जाती है। होपफुली आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी के रिलेटेड क्वेश्चन जो था आपको समझ आया होगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग जरूर सही करके आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये है आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपकी ज्योग्राफी में है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लानिटरी विंड सिस्टम। प्लानिटरी विंड सिस्टम के ऊपर आपका क्वेश्चन है। कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट द कोरियालिस फोर्स इज 0 एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। बिल्कुल आपको ज्योग्राफी का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में गिवन है, और अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को उसमें मिलती है कि कोरियालिस फोर्स जो आपके है इक्वेटर पे होती है 0, लेकिन साथ ही साथ अगर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, पोल की ओर बढ़ते जाते हैं, कोरियालिस फोर्स आपका बढ़ता जाता है। ठीक, तो कोरियालिस फोर्स आपका बढ़ता जाता है और पोल्स में हो जाता है मैक्सिमम, ये दिमाग में रखना है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक, अब सेकेंड स्टेटमेंट में कहती है ट्रेड विंड्स डिफ्लेक्ट्स टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है,
ट्रेड विंड्स आपकी नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड मुड़ जाते हैं। किस साइड? राइट साइड मुड़ जाती है। ये देखिए यहाँ पर से आ रही है ना, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर से नीचे आ रही है तो राइट हैंड साइड मुड़ती है। ठीक है, राइट हैंड साइड मुड़ती है। और जब यहाँ से देखिए जा रही है तो राइट हैंड साइड मुड़ रही है। ठीक, तो ये किस कारण की वजह से होता है? तो ये होता है आपकी कोरियोलिस इफेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट आपको कहता है कि जब आपकी विंड्स हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में चलेंगी तो वो राइटवर्ड टर्न करेंगी, और जब वो सदर्न हेमिस्फीयर में होंगी तो वो आपकी किधर? लेफ्टवर्ड टर्न करेंगी। किधर आपकी? तो वो होंगी आपकी लेफ्टवर्ड टर्न करेंगी। ये दिमाग में रखना है, ये आपका कोरियोलिस इफेक्ट कहता है। होपफुली आपको ये स्टेटमेंट भी समझ आई होगी। तो इसमें गिवन है ट्रेड विंड डिफ्लेक्ट टू द राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन की वजह से ऐसा होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट कहती है वेस्टर्लीज आर मोर स्टेबल एंड रेगुलर दैन दैट ऑफ ट्रेड विंड्स। ये यहाँ पर गलत है। ट्रेड विंड्स आपकी होती हैं रेगुलर विंड्स, ठीक है, परमानेंट विंड्स होती हैं जो अपर एटमॉस्फेयर पे हमेशा ब्लो करती रहती हैं आपकी ट्रेड विंड्स। ये दिमाग में रखना है। लेकिन जो आपकी वेस्टर्लीज होती हैं ये होती हैं आपकी वेरिएबल होती हैं, जो आपके टेम्परेट साइक्लोन पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? टेम्परेट साइक्लोन पे आपके वेस्टर्ली डिपेंड करती है। दिमाग में रखना है, ये आपकी परमानेंट और स्टेबल नहीं होती है। ठीक, यहाँ पर परमानेंट और स्टेबल की बात करी गई है, जो स्टेटमेंट गलत है। आपकी जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये स्टेबल होती है। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपके यहाँ गलत जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर लेते हैं। अब बचती हैं सिर्फ दो स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट आपकी कही गई है जेट स्ट्रीम आर कन्फाइंड ओनली टू द अपर ट्रोपोस्फेयर। अगर आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जेट स्ट्रीम सिर्फ आपके अपर ट्रोपोस्फेयर में मूव करती है। ठीक है, अपर ट्रोपोस्फेयर में ही आपकी जेट स्ट्रीम का आना जाना रहता है। ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर जो गिवन है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट गिवन है। आप में से बहुत लोग इसको ओनली पढ़ के गलत करके आते हैं, लेकिन ये आपकी सही स्टेटमेंट है। दिमाग में रखना है। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है 1, 2 एंड 4 ओनली। होपफुली आपको एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसे सही करके आएंगे। ठीक, ट्रेड विंड्स के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है आपके एग्जाम में। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं आप इसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द आरबीआई इज लीगली मैंडेटेड टू मेंटेन इन्फ्लेशन एट एग्जैक्टली 4%। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी अलोन। थर्ड स्टेटमेंट कहती है अ कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मे रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ इन शॉर्ट रन। और फोर्थ आपका कहता है इसमें फिजिकल पॉलिसी हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन अंडर द प्रेजेंट फ्रेमवर्क। अब इसमें आपको देखिए, अगर आपको बेसिक क्लियरिटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, तभी आप ये क्वेश्चन डील कर पाएंगे। ठीक है, हमारा जो आरबीआई को गाइडलाइन मिली है कि उसको इन्फ्लेशन मेंटेन रखना है, प्लस ये जैसे 4% है, इसका 4% से ±2% की रेंज में, मतलब कि रेंज आपकी होगी 2 से 6% की रेंज में उसे इन्फ्लेशन रखना है। ये टारगेट आरबीआई को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है एग्जैक्टली 4%, जो कि गलत है। अगर यहाँ रेंज दी गई होती है 2 से 6% तो आपका सही होता। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाता है। याद रखना है कि एक रेंज है 2 से 6% की। और सेकेंड स्टेटमेंट आपकी कहती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय मॉनेटरी पॉलिसी अलोन। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। अकेले मॉनेटरी पॉलिसी से आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं ठीक करी जा सकती है। एक होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मेनली आपके डिमांड पे निर्भर करता है। जैसे जैसे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे उस प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ेगी, मतलब महंगाई भी बढ़ेगी। ये होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपका निर्भर करता है कि आपकी जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, आपके जो स्टोरेज है, स्टोरेज की कंडीशंस ठीक ठाक है, मतलब कि जो प्रोडक्ट निकल के आता है फैक्ट्री से उसके बाद क्या उसकी स्टोरेज की अच्छे से व्यवस्था है किसी देश में या नहीं है। ये दोनों चीज़ें और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें जैसे मार्केट के फैक्टर्स होते हैं, इन सब पे भी आपके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय मॉनेटरी पॉलिसी अलोन। हाँ जी, सिर्फ अकेले मॉनेटरी पॉलिसी हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल। आज मान के चलिए कि अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है, ठीक, और कहीं चिप्स की फैक्ट्री है और पोटैटो जो है, पोटैटो उसके लिए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है,
और अगर बारिश ज़्यादा होने की वजह से आपका जो आलू है वो ख़राब हो जाता है, आलू का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका आलू हो जाएगा महंगा और ओवरऑल आपकी चिप्स की जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट भी महंगी हो जाएगी, लागत महंगी हो जाएगी, तो चिप्स का कॉस्ट भी आगे महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एग्जांपल है जो अकेले मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है अ कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ इन शॉर्ट रन। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड सही है। अगर आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है, इसका मतलब है कि वो जो पैसा है वो मार्केट से सक कर कर अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है, तो शॉर्ट रन में जब मार्केट में पैसा नहीं होगा तो वो ग्रोथ हैम्पर करेगा, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा ही नहीं है तो वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जब इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो वो शॉर्ट रन में आपकी ग्रोथ को हैम्पर करेगा। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा गया है मे रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन की बात करी गई है, लॉन्ग रन की बात नहीं करी गई है। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर से जब सेकंड और थर्ड सही है और फर्स्ट आपका गलत होता है, तो फर्स्ट अगर एलिमिनेट कर लेते हैं तो 2 और 3 सही है। अब बात आती है सिर्फ 4 पे। अगर 4 सही होगा तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोर्थ पढ़ते हैं फिजिकल पॉलिसी हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन अंडर द प्रेजेंट फ्रेमवर्क। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपको लगता है कि इंडिया में अभी फिजिकल पॉलिसी का कोई भी रोल नहीं है आपका इन्फ्लेशन संभालने में? तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बेसिक अगर यूपीएससी माइंडसेट से चलते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट हमेशा आपको गलत करके आनी चाहिए। ठीक है, ट्रैप है, जैसे एग्जैक्टली वर्ड कई बार इस्तेमाल किया जाता है, और एक आपका नो रोल। ठीक है, ये किलर यूपीएससी वर्ड्स हैं, इन पे हमेशा ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट को हमेशा गलत कराते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, इसका मतलब है आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये हो जाती है आपकी गलत। फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पर लिखा गया है नो रोल, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रोल होता है। इसका मतलब है फोर्थ स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो सही होती है सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सी 2 और 3 ओनली। आप क्वेश्चन का आंसर है ए। और होपफुली आपको मॉनेटरी पॉलिसी का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और अगर फ्यूचर में आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसे सही करके जरूर आएंगे। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और मैंने ऐसे ही पंचतंत्र सीरीज कंटिन्यू कर रखी है इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मूवमेंट डायनामिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर बात करता है। क्वेश्चन कहता है इट इन्वॉल्व्स डेलिबरेट वायलेशन ऑफ द कॉलोनियल लॉज। तो हाँ जी, आपकी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो था वहाँ पर आपके कॉलोनियल लॉज को वायलेट करा गया था। ठीक, कैसे? जैसे कि इसका एग्जांपल है सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। सॉल्ट जो लॉ था आपका उसको ब्रेक किया गया था। ये भी एक कॉलोनियल एक लॉ था आपका, इसको ब्रेक किया था गांधी जी ने। तो डेलिबरेट आपके तरीके से इसको वायलेट करने की कोशिश करी गई थी। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। और सेकंड स्टेटमेंट आपकी कहती है इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये दिमाग में रखना है कि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, आपका जो सीडीएम है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये आपके 1930 में स्टार्ट हुआ था। आपके जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये इसके बाद आई थी। ठीक है, इसके बाद आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया था, मतलब कि सीडीएम आपका पहले स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर लिखा गया है इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर यहाँ पर बिफोर की बात करी जाती तब सही होता, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर के बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं आया था। इसका मतलब सेकंड आपका गलत हो जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हो गया था तो उसके बाद फिर से आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड पार्ट आपका फिर से कंटिन्यू किया गया था। फर्स्ट पार्ट तो पहले खत्म हो गया था, सेकंड पार्ट फिर से स्टार्ट हुआ था, ये दिमाग में रखना है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वाज हायर कंपेयर टू अर्लियर मास मूवमेंट। तो हाँ जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसमें आपकी जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो पिछले सारे मूवमेंट से आपका हायर रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जैसे आपकी इसमें एग्जाम्पल है सरोजनी नायडू जी की एंट्री इसमें आपकी हुई थी मास एंट्री में। जो आपका धरसना सॉल्ट फील्ड्स है वहाँ पर आपके सरोजनी नायडू जी ने प्रदर्शन किया था, ये दिमाग में रखना है। तो वुमेंस की एंट्री इसमें बढ़ चढ़ के हुई थी आपकी। तो क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट कहती है आपकी इट मार्क द फर्स्ट नेशन वाइड डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्या ये पहला ऐसा ओकेजन था जब हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी गई थी? नहीं, ये गलत है। आपकी जो लाहौर सेशन था, लाहौर सेशन 1929
के जो लाहौर सेशन था, यहाँ पर आपके पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पर रखी गई थी, प्रिजाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपके लाहौर सेशन को प्रिजाइड किया गया था और यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात पहले ही कर ली गई थी। ये 1929 में हुआ था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका 1930 में स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 1 और 3 ओनली। होपफुली आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग उसे जरूर सही करके आएंगे। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। यह है हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशंस की बात करी गई है। प्राइमरी सक्सेशंस आपका वो होता है, पहले आप समझ लीजिए, उसका बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? प्राइमरी सक्सेशन ये होता है कि मान के चलिए किसी लैंड में, किसी एरिया में आज से पहले कभी बंजर भूमि थी, बिल्कुल उसमें कभी भी पेड़ पौधे उगे ही नहीं, ठीक है, ना ही वहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन था, मतलब कि वहाँ पर चट्टानें थी। वो चट्टानें धीरे 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 डिग्रेड हुई, फिर वो सॉइल में कन्वर्ट हुई और वहाँ पर फिर लाइकेन मॉस उगे, ठीक है। पत्थर में जब लाइकेन और मॉस जब उगे तो उसने आपके पत्थरों को डिग्रेड करना स्टार्ट किया और फिर सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। जब धीरे धीरे आपके सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद आपकी पाइनियर स्पीशीज उगती है। पाइनियर स्पीशीज का मतलब है कि घास वास हल्के से उगना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आपके इंटरमीडिएट स्पीशीज आती हैं। इंटरमीडिएट स्पीशीज दे रखी है ना, इंटरमीडिएट स्पीशीज में आपकी ग्रासेस, श्रब्स, पाइन्स, यंग ओक एंड हिकरी, इसके पौधे आते हैं। उसके बाद आपकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी ये होती है कि मैच्योर लॉन्ग ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन स्टेज से, पायनियर स्टेज से क्लाइमैक्स स्टेज तक का सफ़र। होपफुली आपको पायनियर सक्सेशन क्या होता है आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन आपका ये होता है कि मान के चलिए किसी जगह आपकी क्लाइमैक्स स्पीसीज थी या फिर आपकी इंटरमीडिएट स्पीसीज थी, कोई भी थी आपकी, और वहाँ पर किसी कंडीशन की वजह से, जैसे कि आग लग गई अगर जंगल में, तो वो वेजिटेशन पूरी तरीके से आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। वेजिटेशन पूरी तरीके से लॉस हो जाता है और उसके बाद फिर से आपका वेजिटेशन अगर जो ग्रो करेगा, फिर से वेजिटेशन जो ग्रो करेगा तो उसको कहलाता है सेकेंडरी सक्सेशन। उस केस में आपकी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ था, पहले से सॉइल का फॉर्मेशन हो रखा था और सॉइल बर्बाद नहीं हुई थी, उसी सॉइल पे फिर से आपके पेड़ पौधे उगेंगे, तो वो कहलाएंगे आपके सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि ये दूसरी बार आपका वेजिटेशन ग्रो किया। तो होपफुली आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन समझ आया होगा। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में गिवन है प्राइमरी सक्सेशन अकर इन एरियाज डिवॉइड ऑफ लाइफ एंड सॉइल। क्या ऐसी बात मैंने आपको समझाई सही है? तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपकी कोई लाइफ और कोई सॉइल का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है, उसे आपको प्राइमरी सक्सेशन कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कही गई है सेकेंडरी सक्सेशन प्रोसीड्स फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। क्या ऐसा सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर क्यों ग्रो करता है? क्योंकि यहाँ पर आपकी सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होना होता है, सॉइल आपकी पहले से ही फॉर्मेट हुई होती है और उसमें सिर्फ वेजिटेशन का ग्रो होना होता है। सॉइल का फॉर्मेशन आपकी रॉक से होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ये दिमाग में रखना है। 1 सेंटीमीटर सॉइल का फॉर्मेशन होने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है, तब जाके 1 सेंटीमीटर कहीं सॉइल आपका फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी सक्सेशन में ये होता है कि सॉइल तो आपकी पहले से बनी होती है, बस आपके पेड़ पौधे जो ख़राब हो गए होते हैं, जल गए होते हैं, उनका फिर से रीग्रो हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब सेकेंडरी सक्सेशन आपका फास्टर ग्रो करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। होपफुली आपको ये भी समझ आया होगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इसमें क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़ आर ऑलवेज स्टेबल एंड परमानेंट। क्या ऐसा है कि आपकी जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी हो गई है वो परमानेंट स्टेबल या परमानेंट रहेगी? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मान के चलिए कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, या कुछ भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, या फिर आपकी मैन मेड कंडीशंस भी हो जाती हैं, तब आपका क्लाइमैक्स कम्युनिटी हो जाती है डिस्ट्रॉय, ठीक है। वो डिस्ट्रॉय हो जाती है फिर, क्योंकि वो स्टेबल और परमानेंट नहीं रह पाती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाती है आपकी गलत। होपफुली आपको समझ आया होगा। फोर्थ स्टेटमेंट कहती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन अरेस्ट सक्सेशन एट सब क्लाइमैक्स स्टेज। अगर आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ चाहें तो आपकी जो ये वेजिटेशन है उसको सब क्लाइमैक्स स्टेज में रोक सकती हैं। तो बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल रोक सकती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ऐसा करा जा सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिमाग रखना है, एक यूपीएससी इसमें ट्रैप आपको दे सकता है। ट्रैप क्या है? एब्सोल्यूट
इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मिथ, ठीक है, एब्सोल्यूट इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मिथ, मतलब आपका एब्सोल्यूट जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है ये एक बात मिथ है, इसमें दिमाग में रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसी चीज़ लिखी है तो बिल्कुल गलत है वो, ठीक है। एब्सोल्यूट कोई चीज़ होती ही नहीं, ये दिमाग में रखना है, एब्सोल्यूट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसका मतलब है फोर्थ स्टेटमेंट जो था आपका, ये भी आपका बिल्कुल सही था, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपका 1, 2 एंड 4 ओनली, 3 हमने एलिमिनेट कर दिया था। और होपफुली आपको सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से समझ आएगा। और इस तरीके से हमने पाँचों क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए हैं। और होपफुली आज जो है आपको सेशन ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल इसी चैनल पे अगले पंचतंत्र सीरीज की एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।